हेलो एवरीवन। संजय की पाठशाला में स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग ब्रिटिश संवैधानिक योजना पर चली आ रही परिचर्चा की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में ब्रिटिश संवैधानिक योजना के तहत हमने मूलतः दो तीन बातें समझी थी, जिसमें एक बात थी कि ब्रिटेन के अंदर अलिखित संविधान का प्रावधान है। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ अनरिटन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द यूके, एंड सेकेंड थिंग, इन द यूके देयर एग्जिस्ट पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। कहने का मतलब कि वहाँ पर आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे पार्लियामेंट्री लॉ भारी पड़ता है। फिर हमने देखा था कि जो नेचर ऑफ पॉलिटी है ब्रिटेन के अंदर वो मूलतः एकात्मक है, यूनिटरी है। और यूनिटरी नेचर ऑफ पॉलिटी का भान मूलतः इस बात से हो सकता है कि वहाँ पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और जिस देश के पास अनरिटन संविधान होगा उस देश की राज व्यवस्था कभी फेडरल हो ही नहीं सकती, है ना। तो एनीवे, इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि विश्व व्यवस्था में जो लोकतांत्रिक अवधारणा है, कहीं न कहीं लोकतांत्रिक अवधारणा का जन्मदाता ब्रिटेन ही है, इंग्लैंड ही है। आज हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे वहाँ की विधायी व्यवस्था को लेकर, है ना। आखिर क्यों वहाँ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी देखी जाती है, और अगर पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है तो किन किन बातों से वहाँ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी होने का आभास होता है, उस पर हम लोग बात करेंगे, है ना। तो इंग्लैंड, मोटे तौर पे जो बातें हम लोगों ने अब तक सीखा है उसमें पहली बात कि इंग्लैंड में अलिखित संविधान है। और पिछले लेक्चर में मैं बताया था कि जिस किसी भी देश में अलिखित संविधान होगा उस देश की सरकार के विभिन्न अंगों की अगर शक्तियों का परीक्षण किया जाएगा तो हम हमेशा पाएंगे कि विधायिका के पास सबसे ज़्यादा शक्तियां होंगी, है ना। शायद यही कारण रहा कि वहाँ पर पार्लियामेंट सर्वोच्च स्थान ऑक्युपाई करती है। दूसरा, इंग्लैंड की राज व्यवस्था की जो प्रकृति है वो एकात्मक है, यूनिटरी है। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, यानी संसद की सर्वोच्चता या संसदीय सर्वोच्चता कह लीजिए। प्लस हमने देखा कि 1688 के बाद इंग्लैंड क्या हो गया, इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्थापित हो गई, और इसी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को हम लोग सामान्य भाषा में डेमोक्रेसी कहते हैं। एनीवे, आज हम लोग मूल रूप से इस बात पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि आखिर पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी किस तरीके से है। संसदीय सर्वोच्चता, देखिए इसके लिए हमें बेसिकली वहाँ के संसद पे फोकस करना होगा, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि इंग्लैंड का संविधान अनरिटन टाइप कॉन्स्टिट्यूशन है, अलिखित संविधान है। और अलिखित संविधान वाले देशों में सरकार के विभिन्न अंगों की अगर शक्तियों का हम परीक्षण करेंगे, जो आप जान रहे हैं उसी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली लेजिस्लेटिव होगी, दूसरे नंबर पे जुडिशियरी, देन एग्जीक्यूटिव आएगी। तो ब्रिटेन के अंदर यही व्यवस्था है, वहाँ पर लेजिस्लेटिव यानी विधायिका सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। तो जाहिर सी बात है, विधायिका शक्तिशाली है तो निसंदेह वहाँ पर उसकी संसद सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगी। अब देखिए, ब्रिटेन की जो संसद है ये बाई कैमरल है ना, यानी द्विसदनीय है। हालांकि जिस देश की राज व्यवस्था की प्रकृति एकात्मक हो वहाँ अमूमन द्विसदनीय व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी इंग्लैंड ने
बाई कैमरल लेजिस्लेचर का प्रावधान किया है। इंग्लैंड की संसद के पास 2 सदन है, 2 हाउसेस हैं। एक को हम लोग बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसको हिंदी में कॉमन सभा कहा जाता है, कॉमन सभा। और दूसरा है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी लॉर्ड्स सभा, लॉर्ड्स सभा। हाउस ऑफ कॉमन्स वहाँ का निम्न सदन है, लोअर हाउस है। जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में लोकसभा है, ठीक उसी तर्ज पे आप इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स को पाएंगे। अब ये आप नहीं कह सकते कि जैसे हमारी राज्यसभा है उसी तर्ज पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, वहाँ नहीं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स संसद का एक सदन है, लेकिन इसको हम अपनी राज्यसभा से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की उपयोगिता अलग अलग है। हमारी जो लॉर्ड सभा है इसकी तुलना आप चाहे तो अमेरिका की सीनेट सभा से कर सकते हैं, लेकिन इंग्लैंड की हाउस ऑफ लॉर्ड्स से नहीं कर सकते। देखिए कैसे। अब यहां पर मैं इंडियन पार्लियामेंट को आपके सामने शो करता हूं। इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद, जो केंद्रीय विधायिका के नाम से जानी जाती है। एनीवे, भारतीय संसद भी कैसी है? द्विसदनीय है, यानी बाई कैमरल है। द्विसदनी का मतलब कि यहाँ 2 हाउस सिस्टम है। एक को हम लोग बोलते हैं लोकसभा, लोकसभा, और दूसरे को राज्यसभा। लोकसभा हमारी लोअर हाउस है, राज्यसभा अपर हाउस है। ठीक, इंग्लैंड के अंदर भी हाउस ऑफ कॉमन्स लोअर हाउस है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स को आप अपर हाउस बोलते हैं, वहाँ भी अपर हाउस बोला जाता है। बट इंग्लैंड का अपर हाउस और भारत का अपर हाउस दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? हमारे यहाँ जो राज्यसभा है ये मूलतः ये फेडरल नेचर ऑफ पॉलिटी की डिमांड है। फेडरल नेचर ऑफ पॉलिटी यानी हमारे यहाँ जो राज व्यवस्था की संघात्मक प्रकृति पाई जाती है, उस संघात्मकता की वजह से यूनियन लेजिस्लेचर के अंदर राज्यसभा जैसे इंस्टीट्यूशन का गठन किया गया। देखिए, जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि राज्यसभा मतलब राज्यों की सभा, और भारतीय संघीय व्यवस्था में संघ की इकाइयाँ कोई और नहीं बल्कि राज्य होते हैं। तो इंडियन पार्लियामेंट में राज्यसभा के अंदर भारतीय संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है, जबकि लोकसभा के अंदर भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है ना। दिस इज द रीजन वाई लोकसभा इज कॉल्ड द मिनिएचर नेशन इन इंडियन पार्लियामेंट। इट इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, while Rajya Sabha is the representative institution of the units of Indian federalism, that is states, है ना। हालांकि कुछ इसके अपवाद भी हैं, बट आमतौर पे ये राज्यों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है राज्यसभा। अब इंग्लैंड के अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास इस तरह का कोई दायित्व तो नहीं है, या इसके साथ ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि इसे राज्यों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है, क्योंकि इंग्लैंड में संघात्मकता है ही नहीं, इंग्लैंड में एकात्मकता है। तो जिस देश में एकात्मकता हो या यूनिटरी नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम हो, वहाँ यूनियन लेजिस्लेचर बाई कैमरल हो ऐसा आवश्यक नहीं। लेकिन जिस देश के अंदर फेडरल नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम होगा, वहाँ तय मानिए यूनियन लेजिस्लेचर या सेंट्रल लेजिस्लेचर सदैव सदैव द्विसदनीय होगा ही होगा। तो हमारे यहाँ जो राज्यसभा है ये बेसिकली हमारी नेचर ऑफ पॉलिटी की डिमांड है, जबकि इंग्लैंड के अंदर जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो वहाँ की राज व्यवस्था की प्रकृति की मांग नहीं है, नेचर ऑफ पॉलिटी की डिमांड नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि फिर आखिर इन्होंने ऐसा सदन क्यों गठित किया है। तो आपको बता दूं, इंग्लैंड के लोग अपने स्वभाव में, अपने व्यवहार में बेहद परंपरावादी हैं, है ना। वे अपनी परंपराओं को तरजीह देते हैं और उनका मानना है कि हम एक तरह से कह लीजिए विश्व के श्रेष्ठ लोगों में से हैं। एक वक्त था जब इंग्लैंड हर जगह अपनी औपनिवेशिक हुकूमत स्थापित किया हुआ था, तो जो उनके अंदर एक श्रेष्ठता का सिद्धांत है, उनका मानना है
कि हमें अपनी परंपराओं पर फख्र करना चाहिए और केवल व केवल अपनी परंपराओं को जीवित रखने के उद्देश्य से उन्होंने इस तरह के इंस्टीट्यूशन का गठन किया है और इसको बनाए हुए हैं। ये जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, आपको बताऊं, ब्रिटेन के अंदर रूढ़िवादिता का गढ़ है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जन सामान्य लोग नहीं जाते, आम लोग नहीं जाते। इसमें आपको मिलेंगे प्रिस्टली क्लास के लोग, है ना, आप कह सकते हैं वहाँ के जो धनाढ़ लोग हैं, रिसेस, इस टाइप के लोग वहाँ मिलेंगे। जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, है ना, फ्यूडल लॉर्ड्स, अरिस्टोक्रेटिक क्लास जिसको कहते हैं ना, सामंती तबका, तो इस तरह के लोग यहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इनका जमावाड़ा है। तो आमतौर पे लोग हाउस ऑफ लॉर्ड्स की आलोचना भी करते हैं, यह कह के कि एक तरफ तो इंग्लैंड को यह श्रेय दिया जाता है कि विश्व व्यवस्था में डेमोक्रेसी क्या होती है उससे इंग्लैंड ने ही विश्व व्यवस्था को परिचित कराया, और अपनी विधायी व्यवस्था में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सृजन करके कहीं ना कहीं इंग्लैंड डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का खुद ही विरोध भी करता है। तो इसको लेकर लोग आलोचना करते हैं, लेकिन ब्रितानियों के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें अपनी रूढ़िवादिताओं से, अपनी परंपराओं पर बेहद आप कह सकते हैं वो गर्व करते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी परंपरागत जो एक तरह से व्यवहार है उसको कहीं ना कहीं बरकरार रखने की वो कोशिश करते हैं, है ना। तभी आप देखते हैं कि वहाँ चूंकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो तमाम प्रावधान है वो ब्रिटेन की परंपराओं से निकला हुआ है। उन्हें लगता है कि हमारी परंपराएं इतनी सुदृढ़ है कि हमें राज व्यवस्था के संचालन के लिए अलग से किसी बिंदु को बहुत ज़्यादा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी परंपराओं का बस अनुपालन करते चले, हमारे यहाँ लोकतंत्र सफल बना रहेगा, है ना। तो कहीं भी जहाँ भी डेमोक्रेसी है, डिपेंड इस बात पे करता है कि भाई आपके देश की परंपराएं कैसी है, रूढ़ियाँ कैसी है। जैसे हमारे यहाँ भी जब संविधान लेखन हो रहा था तब डॉक्टर अंबेडकर साहब का खुलकर ये रुझान था कि हम अपने संविधान में अपनी परंपराओं को ना के बराबर जगह देंगे। कुछ एक परंपराएं आपको भारतीय राज व्यवस्था में भी दिखेंगी, बट उनकी कोशिश थी कि हमें अपनी परंपराओं को यहाँ जगह नहीं देनी है। इसीलिए हर एक बात को लेकर संविधान के अंदर खुल के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जोड़े गए। किसी को परंपरा के हवाले, परंपरा के भरोसा नहीं छोड़ा गया, क्योंकि अंबेडकर साहब का ऐसा मानना था कि भारत के अंदर ऐसी कोई सामाजिक परंपरा नहीं है जिसको हम आदर्श रूप में स्वीकार सकें। क्योंकि उनका मानना था कि देश तमाम जाति, बिरादरी, धर्मों में बटा हुआ है, और चूँकि बेसिकली वो दलितों के कंसर्न्स को लेकर काफ़ी एक तरह से कह सकते हैं वो चिंतित थे। समाज में जो एक गैप था, खास करके एक जो कह सकते हैं ब्राह्मणिकल वर्चस्व जिसको कहते हैं अंबेडकर साहब की भाषा में, कि ब्राह्मणवाद की वजह से समाज के एक बहुत बड़े तबके का लगातार शोषण होता रहा है, और हमें वैसी मनुवादी परंपराओं के हवाले राज व्यवस्था के किसी भी अंश को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आगे चलकर इससे और समस्याएं ही पैदा होगी। उनका मानना था कि हमारा समाज अपनी कुरीतियों को खुद के दम पे समाप्त नहीं कर सकता। अगर ऐसा हो सकता है तो जाति व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया जाए। जब आप पढ़ते हैं अंबेडकर्स डॉक्ट्रिन या फिर उनकी एक तरह से पॉलिटिकल थॉट पढ़ते हैं, तो उसमें उन्होंने साफ साफ रोष प्रकट किया है। मतलब उनका ये मानना था कि जो हिंदू समाज है उसको बेसिकली वो ब्राह्मणिकल सोसाइटी बोलते थे, और वो मान के चलते थे कि ब्राह्मणिकल सोसाइटी के अंदर जो एक तरह से दलित वर्ग है उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। उसका कल्याण इस ब्राह्मणिकल समाज के द्वारा संभव नहीं है। अगर संभव है तो केवल व केवल संविधान के द्वारा संभव है। लिहाजा उन्होंने संविधान में भरसक कोशिश किया कि ऐसी कोई भी बात छूट न जाए जिसको हम ये कह सके कि आगे हमारी सामाजिक परंपराओं के द्वारा हम इसे ब्रीजअप कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे। नहीं, नतीजा ये हुआ कि देख ही रहे हैं हमारा संविधान कितना व्यापक बन गया। एनीवे, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप परंपराएं बहुत कम पाते हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने संविधान के अंदर परंपराओं का खुलकर समावेशन किया, और वहाँ के संविधान निर्माताओं को अपनी परंपराओं पर गुरूर था, लिहाजा वहाँ चल रहा है व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं। एनीवे, लोग अपनी परंपराओं में ही बेहद लोकतांत्रिक हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में परंपराओं को तरजीह नहीं दी गई, इसलिए तमाम संवैधानिक प्रावधानों को सुस्पष्ट तरीके से मेंशन किया गया,
और इसीलिए बेसिकली हम लोग लिखित संविधान के साथ गए भी। अदरवाइज अगर देखा जाए, अगर हमारी भी परंपराएं सुदृढ़ होती तो शायद हिंदुस्तान के अंदर लिखित संविधान की आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना। क्योंकि हमारी राज व्यवस्था के अंदर या शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर आज भी तमाम चीज़ें आप पाते हैं जो सीधे सीधे ब्रिटिश मानकों पर आपको ऐसा लगेगा कि ब्रितानी व्यवस्था की नकल की गई है। जो पूरा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, आपको नहीं लगता कि ये अंग्रेजों की ही लिगेसी है? आज आप सिविल सर्विसेज का स्ट्रक्चर देख लीजिए, ब्यूरोक्रेसी का स्वरूप देख लीजिए, ये पूरी तरह से अंग्रेजी नकल पे है ना। तो क्योंकि हमारा संविधान लिखा ही इसी तरीके से गया था कि किसी देश की जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसको हम अडॉप्ट कर लें और जो चीज़ें हमारी व्यवस्था में सूट नहीं करती उससे हम किनारा कर लें। एनीवे, तो एक बात तो तय हो गया कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स ये बेसिकली वहाँ रूढ़िवादिता का गढ़ है। हमारी राज्यसभा के साथ ऐसा नहीं है। एनीवे, ये जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, कॉमन सभा, ये वहाँ की लोकप्रिय सदन है, निम्न सदन है, लोकप्रिय सदन। और इसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वे आम जनता के द्वारा सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, है ना। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पर लोग चुने नहीं जाते, यहाँ पर अपॉइंटमेंट होता है। थोड़ा मिटा लेने दो ताकि आपको ये ठीक से मैं समझा सकूं। छोड़ो पन्ना, ये बदल लो। यहां मैं लिखता हूं इंडियन पार्लियामेंट, है ना, इंडियन पार्लियामेंट। यहां लिखता हूं मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक, इंडियन पार्लियामेंट के दो सदन, लोकसभा राज्यसभा। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर भी दो हाउसेस, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और इसे समझने के बाद एक बार मैं यूएस यूनियन लेजिस्लेचर को भी आपके सामने रखूंगा, यूएस कांग्रेस जो कि बाई कैमरल है। और फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे यूएस कांग्रेस का जो अपर हाउस है वो हमारी राज्यसभा से सीधे सीधे कनेक्टिविटी रखता है। एनीवे, हाउस ऑफ कॉमन्स मिला जुला के हमारी लोकसभा के पैटर्न पे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा निम्न सदन है संसद का, वैसे ही हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटिश संसद का निम्न सदन है, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से हमारी लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का प्रावधान है, यानी आम जनता के द्वारा प्रत्यक्षतः निर्वाचित नुमाइंदों की व्यवस्था है, ठीक उसी तरह हाउस ऑफ कॉमन्स में भी डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से वहां की आम जनता हाउस ऑफ कॉमन्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करती है। क्लियर है। राज्यसभा में भी ज्यादातर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का प्रावधान है। अगर 12 नॉमिनेटेड को हटा दिया जाए तो मैक्सिमम मेंबर्स इसके इलेक्टेड है, और वो अलग बात है कि डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर कोई भी मेंबर, हालांकि है ये विधायिका का सदन, तो इसके सदस्यों को भी हम लोग लेजिस्लेचर बोलते हैं। समझ रहे हैं कैसे? हमारे यहाँ राज्यसभा के भी सदस्य को संसद बोलते हैं, लोकसभा के सदस्य को भी संसद सदस्य बोलते हैं। ठीक उसी तरह हाउस ऑफ लॉर्ड्स का जो मेंबर होगा वो भी वहाँ का संसद ही कहलाएगा, पार्लियामेंट्रियन ही है, लेकिन ये इलेक्टेड नहीं है, ये अपॉइंटेड होते हैं, अपॉइंटेड। और इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? इनका अपॉइंटमेंट करने के लिए बाकायदे कमेटी गठित की जाती है जिसको बोलते हैं लॉर्ड्स अपॉइंटमेंट कमिटीज, लॉर्ड्स अपॉइंटमेंट कमेटी। समझ रहे मेरी बात? हिंदी में इसको बोलेंगे लॉर्ड्स नियुक्ति समिति। क्लियर है? तो चूंकि अपर हाउस ये भी है, हमारी राज्यसभा भी भारतीय संसद की अपर हाउस है, लेकिन पहली बात हमारी राज्यसभा राज व्यवस्था की प्रकृति के अनुरूप है, जबकि ब्रिटेन की जो अपर हाउस है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वो वहाँ की राज व्यवस्था की प्रकृति के अनुरूप नहीं है। प्रकृति का अनुरूप नहीं है तो किस लिए है? परंपराओं की नुमाइश करने के लिए उन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स बना रखा है। ये अपने आप में
डेमोक्रेसी का विरोधाभास है। एनीवे, दूसरा फर्क, राज्यसभा के सदस्यों का सदस्य निर्वाचित होते हैं, जबकि लोकसभा के सदस्य नियुक्त किए गए होते हैं, निर्वाचित नहीं होते। किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? लॉर्ड्स नियुक्ति समिति के द्वारा। एनीवे, दूसरी बात, राज्यसभा के जो हमारे सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष की टेन्योर के लिए निर्वाचित होते हैं और हर 2 साल के बाद आप देखेंगे 1/3 सदस्य रिटायरमेंट लेते हैं राज्यसभा के। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के साथ ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आपको बताऊं, अगर याद रहे तथ्य तो याद रखेंगे, नहीं तो कोई बहुत जरूरी भी नहीं है। 1999 ईस्वी से पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ढेर सारी संख्या में ऐसे सदस्य थे जिनको लाइफ टाइम के लिए लॉर्ड सभा की सदस्यता प्रदान की गई थी। 99 में वहाँ की जो लेबर पार्टी है, लेबर पार्टी के प्रयासों से लाइफ लॉन्ग नियुक्ति का प्रावधान बंद कर दिया गया। समझ रहे मेरी बात? एनीवे, फिर भी एक बार अगर आप अपॉइंट हो जाते हैं तो लंबे समय तक लॉर्ड सभा के सदस्य बने रहते हैं। ये कभी डिसॉल्व नहीं होती, हमारी राज्यसभा भी डिसॉल्व नहीं होती। दूसरी बात, लॉर्ड सभा के सदस्यों को, खास करके जो इसके जेंट्स सदस्य हैं, है ना, जेंट्स को यानी पुरुष सदस्यों को लॉर्ड्स बोला जाता है और महिला सदस्यों को लेडी बोला जाता है या लेडीज, है ना। तो लॉर्ड और लेडी का कंसेप्ट बेसिकली यहीं से निकला है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स से। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पुरुष सदस्यों को क्या बोलेंगे? लॉर्ड, और महिला सदस्यों को लेडी। एनीवे, अब इस लॉर्ड सभा में तमाम अलग अलग तरह के एक तरह से कह सकते हैं ग्रुप्स बटे होते हैं। और ये भी ध्यान रखना, इनकी संख्या भी फिक्स नहीं है। इनकी संख्या अमूमन आपको बताऊं 800 से 850 के बीच होती है। हालांकि कभी कभी इनकी संख्या लगभग 1150-1200 तक पहुंच गई है। तो कोई फिक्स इनकी स्ट्रेंथ नहीं है, जबकि हमारी राज्यसभा की एक पूर्व निर्धारित कैपेसिटी है। जैसे अगर देखा जाए तो अभी हमारी राज्यसभा की जो कैपेसिटी है वो 250 की है। हालांकि टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 245 की, जिसमें 233 इनडायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और 12 नॉमिनेटेड होंगे महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। खैर, लॉर्ड सभा के साथ ऐसा नहीं है। अभी भी जो 1999 से पहले की नियुक्तियां हैं, जिनको लाइफ लॉन्ग नियुक्त कर दिया गया है पूरे होल लाइफ के लिए, वो अभी भी बरकरार है। हाँ, 1999 के बाद पूरे लाइफ टर्म के लिए किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को लॉर्ड सभा की सदस्यता नहीं दी गई है। क्लियर है? अब देखिए, इसमें अलग अलग मकसद से लॉर्ड सभा के सदस्यों को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है। जैसे लॉर्ड सभा के वे सदस्य जो बेसिकली क्लर्गी क्लास से ताल्लुकात रखते हैं, यानी एक तरह से कह सकते हैं वहाँ की ब्राह्मणिकल क्लास से जो बिलोंग करते हैं, पादरी, पोप जिसको कहेंगे, तो इनको बोला जाता है लॉर्ड स्पिरिचुअल। लॉर्ड स्पिरिचुअल, है ना। इसमें विधि लॉर्ड्स भी होते हैं, है ना, जो लॉ के फील्ड से होते हैं, विधि के क्षेत्र से होते हैं। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कुल लॉ लॉर्ड्स की संख्या 12 होती है। अभी फिलहाल 12 है। और ये जो लॉ लॉर्ड्स है ना 12, यही वहां पर बेसिकली इंग्लैंड की सर्वोच्च अदालत की कॉलेजियम बनाते हैं। यानी वहां पर अलग से कोई सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान नहीं है। आपको बताऊं, इंग्लैंड में इंग्लैंड की जो विधायिका का अपर हाउस है, यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, इसके अंदर एक कमेटी होती है, कमेटी ऑफ लॉ लॉर्ड्स, कमेटी ऑफ लॉ लॉर्ड्स। और इसमें कुल 12 लॉर्ड्स होते हैं, लॉ लॉर्ड्स होते हैं। आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से हमारे यहाँ अभी सुप्रीम कोर्ट में कुल जजेस हैं, है ना, 33 की संख्या में। अगर कोई आपसे पूछे कि इंग्लैंड के सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायमूर्तियों की संख्या कितनी है, तो जितनी वहाँ के लॉ लॉर्ड्स की संख्या होगी वही वहाँ के न्यायमूर्तियों की संख्या होगी। तो यही 12 हैं लॉ लॉर्ड्स। और आप कह सकते हैं कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स का वह ग्रुप जो कमेटी ऑफ लॉ लॉर्ड्स कॉन्स्टिट्यूट करता है, अरे सामान्य भाषा में समझो, ये कमेटी ऑफ जो लॉ लॉर्ड्स है ना, यही वहाँ का सुप्रीम कोर्ट है, दैट्स इट। तो देख रहे हैं, विधायिका के अंदर से ही न्यायपालिका निकल रही है। यानी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील जो है वो आप कहाँ कर सकते हैं? वो
हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ही करेंगे। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में किस समिति के सामने? कमिटी ऑफ लॉ लॉर्ड्स के सामने। जबकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स वहां की सेंट्रल लेजिस्लेचर का एक हाउस है। तो आप देख रहे हैं विधायिका एक तरफ कानून बनाने का काम तो करेगी ही करेगी, विधायिका के अंदर से जो कार्यपालिका बनेगी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद, तो देख रहे हैं यहीं से कार्यपालिका भी बन गई जो देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन के दायित्वों का निर्वहन करेगी। और साथ में सर्वोच्च न्यायपालिका की भूमिका भी वहां की विधायिका ही निभा रही है, क्योंकि भाई हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो मेंबर्स हैं तो बेसिकली लेजिस्लेचर सी विधायिका के ही सदस्य हैं। और विधायिका के सदस्यों के अंदर से आप देख रहे हैं न्यायपालिका का सृजन हो रहा है। तो इस चीज को लेकर काफी आलोचना होती थी इंग्लैंड की। नतीजा ये हुआ कि 2010 में इंग्लैंड ने भी कहा कि चलो ऐसा है, हम भी सुप्रीम कोर्ट स्थापित करेंगे, और लंदन में सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग बना दी गई। हालांकि उस बिल्डिंग बनने से कोई फर्क नहीं हुआ, यही जो 12 लॉ लॉर्ड्स हैं ना, इन्हीं के द्वारा इस सुप्रीम कोर्ट में फैसले होते हैं। तो देख रहे हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग टाइप की है, हमारी राज्यसभा के दायित्व तो अलग है, बिल्कुल अलग है। दोनों एक दूसरे से सीधे सीधे कोई मैच नहीं करते। एक और बात, इंडियन पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अब देखिए हमारी लोकसभा में जाहिर सी बात है 545 सदस्यों का प्रावधान है टोटल स्ट्रेंथ के लिहाज से देखा जाए तो। और इस 545 में 20 जनवरी 2020 से पहले आप कह लीजिए तो 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स का प्रावधान था एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। फिलहाल तो नई व्यवस्था में 543 ही है, यानी जो टोटल कैपेसिटी 552 की हुआ करती थी अब कैपेसिटी इसकी 550 की हो गई है। हाउस ऑफ कॉमन्स की जो टोटल स्ट्रेंथ होती है वो 650 होती है। और आम जनता के द्वारा प्रत्यक्षतः निर्वाचित ये जो संसद सदस्य हैं ये 5 साल की समयावधि के लिए निर्वाचित होते हैं। हमारी लोकसभा के साथ भी ऐसा ही है, 5 साल के लिए। तो जैसा मैंने बताया ना कि लोकसभा और हाउस ऑफ कॉमन्स ये लगभग एक लाइन पे चलते हैं, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स की अपनी अलग ही विशेषता है, आप देख ही रहे थे अभी तक। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर जो सदस्य किसी विशेष समिति का हिस्सा नहीं होते उनको बेसिकली बोला जाता है लॉर्ड टेम्पोरल, यानी साधारण लॉर्ड्स कह लीजिए। और जो धार्मिक तबके से होते हैं उनको लॉर्ड स्पिरिचुअल कहते हैं। जो विधि के क्षेत्र से संबंधित होते हैं उनको लॉ लॉर्ड्स कहते हैं। तो इस तरह का चलन है वहां पे। एनीवे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो सदस्य होते हैं, जो मेम्बरान होते हैं, आमतौर पे उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो राजनीतिक रूप से कोई सक्रियता नहीं दिखाएंगे, है ना। आमतौर पे राजनीतिक रूप से सक्रिय सदन हाउस ऑफ कॉमन्स ही है। हाउस ऑफ कॉमन्स में जिस पार्टी के पास बहुमत होता है उसी पार्टी की सरकार बनती है और उसी पार्टी की मंत्रिपरिषद गठित होती है। एनीवे, यानी एग्जीक्यूटिव जो टॉप क्लास पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है कहीं ना कहीं उसका स्रोत हाउस ऑफ कॉमन्स ही होता है। हालांकि मंत्रिमंडल में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य भी शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन चूंकि अपेक्षा की जाती है कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य हैं वो गैर राजनीतिक बने रहें, इसलिए आमतौर पे एक परंपरा के लिहाज से देखा जाता है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्यों को मंत्री वगैरह का पद नहीं दिया जाता। हालांकि ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, दिया जा सकता है बट नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि इसको एक तरह से अपॉलिटिकल स्वरूप देने के लिए। एनीवे, विधायी शक्तियों के लिहाज से भी देखा जाए तो हाउस ऑफ कॉमन्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जैसे फाइनेंशियल बिल्स जो हैं, जिसमें मनी बिल हो गए वगैरह हो गए, फाइनेंस बिल्स हो गए, वो केवल हाउस ऑफ कॉमन्स में ही पेश किए जाते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पेश नहीं किए जा सकते। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कोई ऑर्डिनरी बिल्स हैं, साधारण विधेयक, चलो साधारण विधेयक तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी पेश किया जा सकता है। बट जैसे आप देखते हैं ना हिंदुस्तान में हमारे यहाँ कि अगर लोकसभा में कोई ऑर्डिनरी बिल पेश किया गया और उसे राज्यसभा के पास भेजा गया तो राज्यसभा उस ऑर्डिनरी बिल पे डेडलॉक क्रिएट कर सकती है, यानी गतिरोध उत्पन्न कर सकती है। लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स के साथ ऐसा नहीं है। अगर हाउस ऑफ कॉमन्स 1 वर्ष के भीतर किसी भी विधेयक को अगर 2 बार पारित कर दे, मान लीजिए 1 बार भेजा पारित करके हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने रिजेक्ट कर दिया या
अपने यहाँ पारित करने से मना कर दिया या फिर रिकमेंडेशन सुझा के हाउस ऑफ कॉमन्स के पास फिर भेज दिया, वापस कर दिया। वैसे में अगर हाउस ऑफ कॉमन्स उसी विधेयक को दोबारा पारित कर दे तो अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास भेजने की जरूरत नहीं है, बल्कि सीधे सीधे ब्रिटिश ताज के पास चला जाएगा, ब्रिटिश क्राउन के पास चला जाएगा और क्राउन का हस्ताक्षर मिलते ही वो कानून बन जाएगा। जैसे हमारे यहाँ महामहिम के हस्ताक्षर के बाद कानून बनता है, ठीक उसी तरह वहाँ ब्रिटिश ताज के हस्ताक्षर यानी रानी या राजा के हस्ताक्षर के बाद वो कानून बन जाता है। तो मिला जुला के विधायी शक्तियों के लिहाज से अगर देखा जाए तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन ये इक्वल फुटिंग पे नहीं है, जबकि हमारे यहाँ लोकसभा व राज्यसभा दोनों एक दूसरे के इक्वल फुटिंग पे स्थापित किए गए हैं, बराबर के स्तर पे दोनों स्थापित किए गए हैं। अब क्योंकि लोकसभा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है तो वैसी स्थिति में कई मामलों में आपको दिखता है कि राज्यसभा की तुलना में लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है डेमोक्रेटिक फ्रंट्स पे। अगर बात आएगी फेडरल फ्रंट पे तो फेडरल फ्रंट पे आपको हमेशा राज्यसभा मजबूत दिखेगी। इसलिए ये कहना उचित नहीं होगा कि लोकसभा में कुछ खास विधेयकों को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, इस लिहाज से लोकसभा ज़्यादा ताकतवर है, ऐसा कुछ नहीं है। राज्यसभा का जो गठन है ये दूसरे पैरामीटर्स पे किया गया है, लोकसभा का गठन दूसरे पैरामीटर्स पे किए गए हैं। क्लियर है? अब देखिए, अब हाउस को भूल जाइए, सीधे हम बात करते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट की। और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको बताऊं ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये मूलतः ब्रिटिश पार्लियामेंट की बुनियाद पर टिका है। यानी इस संविधान की जो जन्मदाता है वो मूलतः ब्रिटिश पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया कोई भी लॉ, कोई भी कानून ऑटोमेटिकली वो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बन जाता है। समझ रहे हैं? मतलब साधारण विधायी प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए ब्रिटेन की संसद है ना संविधान में किसी भी तरह का बदलाव ला सकती है। वजह यहाँ पर पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, संसद की सर्वोच्चता है। ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट्री लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं, कोई फर्क नहीं होता। मीन्स ईच एंड एवरी लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ द यूके इट ऑटोमेटिकली बिकम्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूकेज कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ब्रितानी संसद के द्वारा पारित किया गया हर कानून, हर विधि स्वतः ही ब्रिटेन के संविधान का अभिन्न हिस्सा बन जाती है। जबकि भारत के साथ क्या है, भारत इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की सुप्रीमेसी है। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हमेशा हमेशा पार्लियामेंट्री लॉ पे भारी पड़ेगा। इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कोई फर्क ही नहीं है, जबकि हमारे यहाँ फर्क है। पार्लियामेंट अगर कोई भी विधि बनाएगी इंडिया में तो उस लॉ का एक तरह से कंपैरेटिव असेसमेंट किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से और देखा जाएगा कि संसद के द्वारा पारित कानून है ना संविधान के उपबंधों की अवहेलना तो नहीं कर रहा है। अगर अवहेलना कर रहा है तो उस स्थिति में संसद द्वारा पारित कानून का पुनरावलोकन किया जाएगा न्यायपालिका के द्वारा। इंग्लैंड में ऐसा नहीं है ना? तो वहाँ पार्लियामेंट्री लॉ ही सर्वे सर्वा है। पार्लियामेंट का हर एक हुक्म आदेश आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड के संविधान का आदेश है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंग्लैंड की विधायी व्यवस्था को आज समझा। इसके आगे की चर्चा अगले एपिसोड में हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।